दोस्तों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में रजनी दीदी के साथ हैं। रजनी तिलक द्वारा मानवीय मूल्यों के साथ जीवन के हर संघर्ष को किसी चुनौती की तरह स्वीकारना या उनकी प्राप्ति के लिए लड़ना उनका सहज मानवीय गुण रहा है। रजनी तिलक समाज में अस्पृश्य समझे जाने वाली तमाम जातियों के साथ होने वाले अन्याय, अपमान और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। वे बेहद कर्मठ आंदोलनकर्मी थी। वह अपनी वास्तविक जिंदगी में भी बिल्कुल वैसी ही थी, हम सबकी चिन्ही पहचानी, जैसे कि उनकी रचनाओं में वो रची बसी थी। उनका संघर्ष बिल्कुल वास्तविक था और वही संघर्ष उनकी रचनात्मक यात्रा में भी भरपूर दिखाई देता है। रजनी तिलक जी का पहला कविता संग्रह उनके कथनानुसार पदचाप वर्ष 2000 में आया, जब दलित साहित्य को लेकर काफी हलचल थी। संवाद और बहस की तीखी झड़पें चल रही थी। पुरुष साहित्यकार ही केवल सक्रिय थे। ऐसे में किसी महिला साहित्यकार का पर्दे के पीछे रहना ही लाजिमी था। पर रजनी तिलक की कविताओं की ये खासियत रही कि वे नेपथ्य से नहीं, केंद्र में आकर वे खुद भी और उनकी कविताएं भी संवाद करती हैं। रजनी तिलक की कविताओं की भाषाई खासियत भी यही था कि वे बेहद संजीदा मुद्दों को भी बहुत ही सरलता और सहजता के साथ अभिव्यक्त करती थी। उनकी काव्य भाषा भी किसी भी प्रकार की बनावट या बुनावट से परे सीधी, सरल, सपाट और अनगढ़ भाषा थी। या कहें उनकी कविता किसी सधी गढ़ी प्रतीकात्मक शिल्पगत शैली भाषा की मोहताज कतई नहीं थी। इसके बावजूद भी इन कविताओं में काव्य तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है। ये काव्यात्मकता की हर कसौटी पर निर्विवाद रूप से खरी उतरती हैं। उनकी कहूं क्या शीर्षक कविता की पंक्तियां देखें, जिसमें वह स्त्रियों के वर्गीय एवं जातीय भेद को ललकारती हैं। तुम्हारे कानों को सुनाने के लिए बजा रही हूं ढोल, सुनो। तुम्हारे कानों को सुनाने के लिए बजा रही हूं ढोल, सुनो, कुछ तो सुनो। मैं कह रही हूं सालों से, मैं जहां रहती हूं वहां शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं, बुझे हुए माहौल में चुराई छिपाई बिजली के नंगे तार हैं। तुम्हारा बहनापा किस काम का, तुम्हारा बहनापा किस काम का जिसमें मेरा दुख शामिल नहीं। तुम्हारी स्त्री मुक्ति की लड़ाई किस काम की जिसमें मेरी लड़ाई शामिल नहीं। दोस्तों, ये तमाम उठते विमर्शों पर दरअसल प्रश्न चिन्ह है कि विमर्श कहाँ हो रहे हैं, किनके लिए हो रहे हैं। इन आंदोलनों की गूंज उन तक क्यों नहीं पहुंच रही जिनको सचमुच में इसकी जरूरत है। दोस्तों, आप देखें कि रजनी दी लगातार केवल रचना में नहीं, कविता में नहीं, साहित्य जगत में नहीं, समाज में नहीं, संवाद में नहीं, बल्कि सक्रिय होकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार जूझती रही, लगातार संघर्षरत रही, कर्मठ रही। और उनकी इसी कर्मठता और उनके संघर्ष की जो अनुभूज है वो उनकी इन कविताओं को सच्चा बनाती है। और कविता अच्छी हो न हो, सच्ची जरूर होनी चाहिए, उसमें अनुभूति की सत्यता जरूर होनी चाहिए। और रजनी तिलक की इन कविताओं में अनुभूति की सत्यता आपको मिलेगी। मेरी पसंद की वो 5 कविताएं मैं आज पढ़ देती हूँ और शुद्धार्थियों, इस बहाने हम रजनी तिलक की संघर्षमयी रचनात्मक यात्रा को भी समझेंगे। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मेरा मॉरल थोड़ा डाउन जरूर हुआ था। मैं बिखरने लगी, मेरी आंखें नहीं दिल रोया था। मैंने थोड़ा सोचा,
फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, छोटी समझकर। तुम्हारी नजरों में नाराजगी नहीं, बेअदबी देखी। तुम्हारी नजरों में नाराजगी नहीं, बेअदबी देखी। तुम्हारे अंदर घुटन नहीं, बिलबिलाती महत्वाकांक्षा देखी। अपने प्रति प्यार नहीं, ईर्ष्या देखी। रिश्ते में लगी दीमक देखी। रिश्ते में लगी दीमक देखी। लो अब गुजरो जिसमें डगर से, मैंने वापसी ले ली। लो अब गुजरो जिसमें डगर से, मैंने वापसी ले ली। करो प्रतिस्पर्धा मुझसे, ईर्ष्या नहीं। तुम्हारे लिए राह छोड़ दी। करना है कुछ जीवन में, पहले अपना उत्सर्ग करना पड़ता है। पहले अपना उत्सर्ग करना पड़ता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपना अक्स भी झांक कर देख लो। अपना भी कुछ लुटाना पड़ता है। अपना भी कुछ लुटाना पड़ता है। तुम्हारे रूठने झगड़ने से मुझे आपत्ति नहीं थी। तुम्हारे रूठने झगड़ने से मुझे आपत्ति नहीं थी। तुम्हारे तेवर से मुझे आपत्ति है। टूट कर बिखर गए रिश्ते, टूट कर बिखर गए रिश्ते। अपने अहम देखो, अपनी शोहरत के लिए मुझे दागदार बनाया। अपने अहम देखो, अपनी शोहरत के लिए मुझे दागदार बनाया। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। शान से आगे बढ़ो, तुम मुक्त हो, आजाद हो। दुनिया तुम्हारी है। अपनी आंचल का छोर तो बढ़ाओ, अपनी आंचल का छोर तो बढ़ाओ। रजनी दी हमेशा ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की हिमायती थी और उन्हें जितना देखा, जाना, चिन्हा, परखा हम सब ने। बहुत दफा तमाम सामाजिक आयोजनों में मैं उनके साथ रही, उनको सुना, उनको सुनने ही गई बल्कि। और मैं उनकी उस जो कहते हैं ना भीतर के पाक साफ सच्चे और प्रखर अंदरूनी व्यक्तित्व को उनके बाहरी व्यक्तित्व में देख पाती थी, भाप पाती थी। और उनके उस कठिन जीवन को, संघर्ष को भी उनके चेहरे पर साफ साफ पहचानना आसान था। तो जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो उच्चाकांक्षा में अपना आसपास नहीं देखते, अपने अपनों को नकार रहे होते हैं, अस्वीकार कर रहे होते हैं, उनसे असहमतियां और असंतोष जाहिर कर रहे होते हैं। दरअसल सबको साथ लेकर नेतृत्व करती हुई रजनी तिलक लगातार सक्रिय रही कि कोई भी अछूता न रह जाए, कोई भी अभागा न रह जाए। तो भाग सबके जगे और सब समान रूप से आगे सक्रिय हो, बढ़े, ये उनकी मंशा थी। तो जो अति उच्चाकांक्षी लोग हैं, जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन पर दरअसल ये केंद्रित थी। व्यंग्य भी केंद्रित कविता थी कि आप अपनी परख कर लें, अपनी पहचान कर लें, अपने पंखों को संभालें, सहेजें और उड़ान भरे, न कि दूसरों को लहूलुहान कर, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर, दूसरों को चिढ़ाकर आगे बढ़कर आप अपनी जीत हासिल करें। तो ये कविता इस मायने में बेशकीमती थी और मैं चाहती थी कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में रजनी दी की इन 5 कविताओं का जरूर पाठ होना चाहिए शोधार्थियों, और इन पर बात होनी चाहिए। मेरी पसंद की दूसरी कविता है बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। क्यों खड़ी की तुमने बारूद के ढेर पर हमारी दुनिया? क्यों खड़ी की तुमने बारूद के ढेर पर हमारी दुनिया? मुझे जीवन की आस है। मैं सावन को आंखों में भरकर बहारों में झूलना चाहती हूँ। शांति, ज्ञान, करुणा मेरा गहना, युद्ध, क्रूरता, तृष्णा तुम्हारा हथियार। हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ। हिरोशिमा की तड़प मैं भूलना चाहती हूँ। तुमने जो मृत्यु बीज परमाणु युद्ध में क्यों बोया? यह घृणा मृत्यु का वटवृक्ष पल में लाखों को भी ले लेगा। बुद्ध के देश में पंचशील संकल्प टूट जाएगा। मैं जीवन की हथेलियों में
दुलारना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को इंसान बनाना चाहती हूँ। उस देश में भी मेरी सीमाएं अपने बच्चों पर अरमान सजाती होंगी। उस देश में भी मेरी सीमाएं अपने बच्चों पर अरमान सजाती होंगी, वह भी उन्हें कुछ बनाने की ललक लिए दुलारती होंगी। हिरोशिमा की माओं की सिसक, हिरोशिमा की माओं की सिसक अभी बाकी है। ये जंग की तलवार हमारे सिर से हटा दो। बारूद के ढेर पर क्यों खड़ी है हमारी दुनिया? हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं, सृजन चाहते हैं। हम युद्ध नहीं, बुद्ध चाहते हैं। हम युद्ध नहीं, बुद्ध चाहते हैं। बुद्ध को अपने में समोए हुए, बुद्ध के ज्ञान को, तप को, संकल्प को, बुद्ध के उस शांति को, सद्भाव को, मानवता की उस अप्रतिम शक्ति को अपने में संजोए हुए रजनी तिलक बुद्ध का संदेश दे रही हैं, शांति का संदेश दे रही, सद्भाव का संदेश दे रही हैं। और ये भाईचारा, ये बहनापा यहाँ से वहां हर तरफ पसर जाए, ये उनकी मनोकामना है। और युद्ध, हथियार, अस्त्र, औजार, हिंसा, क्रूरता, ये कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह से विकल्प नहीं है संकल्प के आगे। तो संकल्प सबसे जरूरी है। और यह कविता बुद्ध के संकल्प की कविता है, बुद्ध की शांति की कविता है। और वो शांति पूरी कविता में जैसे पसरी हुई है और संदेश के रूप में आपसे संवाद करती है। ये तीसरी कविता औरत, ये उनके मुंह से भी कई दफा सुना है। बेहतरीन कविता है शोधार्थी, इसे जरूर शामिल करना चाहिए। औरत औरत होती है, उसका न कोई धर्म न कोई जात। वह सुबह से शाम खटती है, घर में मर्द से पिटती है, सड़क पर शोहदों से छिड़ती है। औरत औरत होती है। औरत एक बिरादरी है, वह स्वयं सर्वहारी है, स्त्रीलिंग के कारण दबाई और सताई गई है। एक सी प्रसव पीड़ा झेलती है, उनके हृदय में एक सा वात्सल्य ममता स्रोत फूटते हैं। औरत तो औरत है, और सुख दुख एक हैं। औरत औरत होने में जुदा जुदा फर्क नहीं क्या? औरत औरत होने में जुदा जुदा फर्क नहीं क्या? एक भंगी तो दूसरी बाहुनी, एक डोम दूसरी ठकुरानी। दोनों सुबह से शाम खटती हैं, दोनों सुबह से शाम खटती हैं। बेशक एक दिन भर खेत में, दूसरी घर की चार दीवारी में। शाम को एक सोती है बिस्तर पर, दूसरी कांटों पर। छेड़ी जाती हैं दोनों ही बेशक, एक कार में, सिनेमा हॉल और सड़कों पर, दूसरी खेतों, मोहल्लों, खदानों में। सब सर्वहारा हैं इस संस्कृति में। सब सर्वहारा हैं इस संस्कृति में। एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण, दूसरी सताई जाती है स्त्री और दलित होने के कारण। एक सताई जाती है स्त्री होने के कारण, दूसरी सताई जाती है दलित स्त्री होने के कारण। एक तड़पती है सम्मान के लिए, एक तड़पती है सम्मान के लिए, दूसरी तिरस्कृत है भूख और अपमान से। प्रसव पीड़ा झेलते फिर भी एक सी, जन्मती है एक नाले के किनारे, दूसरी अस्पताल में। एक पायलट है, दूसरी शिक्षा से वंचित। एक सत्ताहीन है, दूसरी निर्वस्त्र घुमाई जाती है। औरत नहीं मात्र एक जज्बात, औरत नहीं मात्र एक जज्बात, हर समाज का हिस्सा, बटी वह भी जातियों में, बटी वह भी जातियों में धर्म की अनुयायी है। औरत औरत में भी अंतर है, औरत औरत में भी अंतर है। साथियों, ये वर्ग संघर्ष की बात करती कविता है। हर वर्ग, हर स्तर, समाज का जो उच्च निम्न वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वहां कोई
संकल्प और विकल्प नहीं होते, वहाँ स्वप्न देखने नहीं होते, वहाँ आस प्यास नहीं होती, उनकी तो तलाश नहीं होती, वो तो जो इच्छा करें पूरी हो जाती है। ये मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की चिंता है, सरोकार है। और उस पर भी औरतों का सरोकार, दरअसल औरत किसी भी जात की हो, जमात की हो, किसी भी वर्ग से आती हो, शोषित है, वंचित है, एक अपनी औरत होने के नाते और दूसरे उस पर भी अगर वह दलित है, तो यह संकट, इस संकट को भी रजनी तिलक उभारती है कि दोहरा दोहन है उसके साथ, तो उसके साथ तो लगातार ये साजिश, ये राजनीति होती रही है। और इसी चिंता को, इसी चिंतन को इस कविता में वो उठाती हैं कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संघर्ष यात्रा और हमारा जीवन, हमारी संघर्ष यात्रा में भी देखो फाक है, फर्क है, और इस फर्क को चिन्हो, चिन्हित करो, चिन्हित करना जरूरी है साथियों। अगली कविता है वजूद है। ये कविता सशक्त, मैं तो कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की एक बेजोड़ कविता है, वजूद। आज जब अखबार देते हैं खबरें हमारी अस्मिता लुट जाने की, बर्बरता और घिनौनी चश्मदीद घटनाओं की, खून खौल क्यों नहीं उठता हमारा, खून खौल क्यों नहीं उठता हमारा, सफेद पोशी में ढकते ढांपते हम मुर्दा ही हो चले हैं, हम मुर्दा ही हो चले हैं। खाक होना है एक दिन सबको, खाक होना है एक दिन सबको, फिर आज ही लड़कर खाक क्यों नहीं हो जाते, फिर आज ही लड़कर खाक क्यों नहीं हो जाते। जानते हो ना एक जमाने में अखबारों में हमारी परछाइयां भी वर्जित थी, अभिव्यक्ति पर पाबंदी थी, अशिक्षा अंधकार नियति थी। तब मुर्दों से अछूतों में स्वाभिमान की चिंगारी फूटती थी, तब मुर्दों से अछूतों में स्वाभिमान की चिंगारी फूटती थी। चीथड़ों से लिपटे कंकालों में हमारी तुम्हारे लिए 2 गज जमीन स्वाभिमान और आजादी की जंग जीती थी। चिथड़ों में लिपटे इंसान आज भी हैं, चिथड़ों में लिपटे इंसान आज भी हैं, उनकी भूख और बूढ़ी आंखें देख मुंह फेर कर चल सकते हो, परंतु यह हमारा अतीत है, परंतु यह हमारा अतीत है। हमारी सफेद पोशी उनके संघर्षों का वजूद है, हमारी सफेद पोशी उनके संघर्षों का वजूद है। रजनीति यहाँ इस कविता में परंपरा से आज जो निरंतरता, परंपरा से जो लगातार वंचना हुई है, जो यंत्रणा की व्यथा कथा है, जो इतिहास है वंचना का, उस इतिहास को दर्ज कराती है इस कविता में। और इस कविता में वे उस लड़ाई को भी शामिल करती हैं साक्षी भाव में, साक्षी रूप में, कि देखो ये रहा अतीत, ऐसा था अतीत, और वर्तमान में भी कुछ खासा फर्क नहीं आया है, और अब भविष्य की ओर तुम बढ़ रही हो। अगर अब भी अतीत जैसा ही जीवन जिया तो फिर क्या जिया। तो ये संघर्ष की यात्रा आपको किस मुकाम तक पहुंचाती है, तो आपको क्या जो दाय रूप में मिला, जो कष्ट, जो व्यथा, जो पीड़ा, जो वंचना, जो छल तुम्हारे साथ हुआ लगातार, और तुम उसे भोगते हुए, तुम्हारे बाप दादा जिस कष्ट को भोगते रहे और तुम उसके साक्षी रहे, तुमने उसे देखा प्रत्यक्षता, अब तुम फिर उसी कष्ट की दलदल में हो अगर, तो फिर बदला क्या, तो फिर समाज नहीं बदला, तो राजनीति और कुटिल हो गई, तो व्यवस्था नहीं बदली, और आर्थिक दशा तो अब भी ज्यों की त्यों है। तो ये चिंता, बड़ी चिंता है साथियों। ये बड़े कैनवास की कविता है दरअसल। अगली कविता है शिक्षा का परचम। ये कविता भी हमने उनके मुंह से सुनी है। आज उनकी बहुत स्मृति, बहुत सुधी यूं ही बरबस बार बार आ रही है, जैसे साक्षात उनके सामने बैठी हूँ। पहले इनकी कविता शिक्षा का परचम। कुंती न द्रौपदी,
पढ़ रामायण न बन सीता न कैकेयी, पढ़ मनुस्मृति उलट महाभारत पलट रामायण, उलट महाभारत पलट रामायण, पढ़ कानून मिटा तिमिर लगा हलकार, पढ़ कानून मिटा तिमिर लगा हलकार, पढ़ समाज शास्त्र बन सावित्री, फहरा शिक्षण का परिचय, फहरा शिक्षा का परचम, फहरा शिक्षा का परचम। तो शिक्षा हमारी बुनियादी जरूरत है। शिक्षा केवल रोजी रोजगार या स्वावलंबन नहीं है। शिक्षा बेहतर मनुष्य बनने की पहली शर्त है। और शिक्षा दरअसल हम अपनी आज भी लड़ाई, अपनी जूझ मनुष्य होने की का दर्जा पाने की लड़ाई अब भी जूझ रही हैं। उसी निचले पायदान पर अब भी हम स्त्रियां जूझ रही हैं कि वो सारे अधिकार, ये सारे हक हमें भी हासिल होने चाहिए जो पुरुषों के हैं को हैं, जो पूंजी और वर्चस्व की इस राजनीति में, पर्यावरण में पूरी तरह प्रदूषण के रूप में जो फैली हुई राजनीति है, उस राजनीति ने कितनी साजिश की है इस जाति के लिए, स्त्री के लिए, और वह भी अगर वह दलित स्त्री है तो उसकी लड़ाई, उसका संघर्ष तो और ही बहुत ही कठिन है। तो रजनी दी, आपकी इन कविताओं के साथ आज मेरा पूरा शोधार्थी समाज, सहृदय कविता समाज मौजूद रहा, साथी रहा, और आपके संघर्ष में रचनात्मक यात्रा के हम भी सहयात्री बने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन। सच